Hello students and Jai Hind. I welcome you all to my channel. I hope you all are doing well. सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में आप सिंसियरिटी के साथ लगे हुए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम 6 अगस्त 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। साथ ही साथ और भी जितने दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हों या और भी दूसरे एग्जामिनेशंस हों, उनके लिए भी हम 6 अगस्त 2025 के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन शुरू करते हैं 6 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। पहली न्यूज़ में हमको आयुर्वेद आहार के बारे में बात करनी है। तो समाचार ये है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड आयुष मिनिस्ट्री हैव रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशंस अंडर द कैटेगरी ऑफ आयुर्वेद आहार। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि भारत में जो भी खाने पीने का सामान बिक रहा है वो किस तरीके का होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, किन पैरामीटर्स पे खरा उतरना चाहिए, वो सब डिसाइड करने की अथॉरिटी जिनके पास में है और जो इंश्योर करते हैं कि भारत में जो भी खाने पीने का सामान बिक रहा है वो सेफ़ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ये पूरा पावर जो चीज़ें हैं डिसाइड करने की पावर FSSAI या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में। इन्होंने जो आयुष मिनिस्ट्री है उसके साथ में मिलकर आयुर्वेदिक आहारों की प्रिपरेशन की पूरी एक कैटेगरी जो है उसको रिलीज़ किया है, जिसको आयुर्वेद आहार बोला गया। या यूँ बोलना चाहिए कि इन्होंने एक लिस्ट रिलीज़ करी है आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशंस की, अलग अलग जो आयुर्वेदिक खाने हैं उनकी, और उनको एक कैटेगरी के तहत में जो है रखा है जिसको नाम इन्होंने दिया है आयुर्वेद आहार। अब ये आयुर्वेद आहार होता क्या है? तो इट रिफर्स टू द कैटेगरी ऑफ फूड्स डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक डाइटरी गाइडलाइंस। तो आयुर्वेद में जो खाने को लेकर गाइडलाइंस दी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो भी खाना प्रिपेयर किया जाता है, जो भी भोजन बनाया जाता है, वो सारा का सारा भोजन आयुर्वेदिक आहार कहलाता है। अब आयुर्वेद में इस बात का पे खास तौर पे फोकस किया गया है कि जो भी आप खाना खाएं उसमें उसे इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जो आपका रजस है, तमस है और सत्व है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये जो तीन आपके टेंडेंसीज होती हैं इनको वो खाना बैलेंस करे। एक तो इस बात का ध्यान रखा जाता है और दूसरा फिर कई सारी चीज़ें हैं जिनको बोला जाता है कि आप प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करें, और कुछ चीज़ों को ये कहा जाता है कि अगर आप सर्टेन तरीके के प्रोफेशंस में हैं तो उसको भाई यूज़ ना करें या कम मात्रा में इस्तेमाल करें। जैसे कि जो लोग वेरियर्स हैं या सोल्जर्स हैं तो उनके लिए तामसिक खाना जो है वो अलाउड है आयुर्वेदिक फूड में, कि आप भाई तामसिक फूड खा सकते हैं। बट अगर आप पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं या फिर अगर आप अध्यात्म की तरफ हैं तब आपसे ये कहा जाता है कि आप तामसिक खाना ना खाएं या इस तरीके की चीज़ें ना खाएं जिससे तमस जो है उत्पन्न होता हो। इसी तरह दूसरे प्रोफेशंस के लिए है कि अगर आपका काम दिन भर बैठने का है तो फिर फोकस ये रहता है कि भाई आप हल्का और सुपाच्य खाना खाइए जो आसानी से पच जाए, जिसको पचाने के लिए आपके शरीर को एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े, और आपका जो प्रोफेशन है उसमें रहते हुए अगर आपको दिन भर बैठना पड़ रहा है या फिर आपका ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है तो वो खाना पड़ा ना रहे, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ना हो, फिर आपको रोग वगैरह ना हो, इस तरीके की चीज़ों से बचाने की व्यवस्था की गई है। तो अलग अलग प्रोफेशंस के हिसाब से भी जो है आपको अलग अलग फूड्स वगैरह जो है प्रिस्क्राइब की गई हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं आयुर्वेद में, जो डाइटरी गाइडलाइंस दी गई हैं, आयुर्वेद में जो डाइट बताई गई है कि भाई इन गाइडलाइंस के बेसिस पर जो है आपने खाना बनाना है, इन गाइडलाइंस के बेसिस पर आपने अपने फूड की प्रिपरेशन करनी है, ये सारा का सारा जो फूड होती है जो इस तरीके इन सारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है उसे आयुर्वेदिक आहार बोला जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, हर आयुर्वेदिक आहार फोकस करता है बैलेंस के ऊपर। जो मैंने कहा कि रजस, तमस और सत्व, ये जो तीनों गुण हैं इनके ऊपर फोकस रहता है कि इनका बैलेंस बना रहे। किसी भी एक की जो है बहुत ज़्यादा आधिक्य नहीं होना चाहिए फूड में। ऐसा नहीं हो कि राजसिक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली फूड हो, सात्विक बढ़ाने वाली फूड हो या तामसिक बढ़ाने वाली फूड हो, और वो टेंडेंसीज पर जो है आपकी ज़िंदगी के साथ में को अफेक्ट करने लगे। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो एक बैलेंस बना रहे। दूसरा, सीजनल सुटेबिलिटी रहे। खाना आप वो खाएं जो उस पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से सुटेबल हो, यानी कि इंश्योर करें कि उस तरीके की सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल आप कर रहे हो जो उस पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल है, जिस सीजन में आप खाना बना रहे हैं, या फिर उस तरीके के मसालों का प्रयोग किया जाए जो पर्टिकुलर सीजन में खाना ठीक रहता है, या फिर उन मसालों को, उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए जो किसी पर्टिकुलर सीजन में आपको हानि कर सकते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड हर्ब्स विथ थेरापेटिक बेनिफिट्स। और इसके अलावा इम्फेसिस ये भी रहता है कि आप जितना हो सके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें और ऐसे मसाले इस्तेमाल करें जिससे कि आपको कुछ थेरापेटिक फ़ायदे भी होते रहें। जैसे आंवले का रस हो गया या आंवला हो गया, वो थोड़ा थोड़ा कहा जाता है कि आपने लेना चाहिए। सौंफ जो है उसको लेने के लिए बोला जाता है। इस तरीके से जो अलग अलग आपकी जो फूड्स हैं या फिर अलग अलग चीज़ें हैं, दालचीनी हो गई, इस तरीके से जिनसे स्वाद तो बढ़े ही बढ़े मगर साथ ही साथ वो आपके
शरीर को और भी जो है फ़ायदे दे, आपकी पाचन को अच्छा बनाए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, आपको रोगों से बचाए, इस तरीके की चीज़ों को भी जो है डालने के ऊपर फोकस आपके आयुर्वेदिक आहार या फिर आयुर्वेदिक डाइटरी फूड गाइडलाइंस में दिया जाता है और इन्हीं बातों का ध्यान आयुर्वेदिक आहार में रखा जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा आयुर्वेदिक आहार का कंसेप्ट है, सवाल ये उठेगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आयुष मिनिस्ट्री ने आखिर मिलकर ये आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशन की जो पूरी लिस्ट है या इसकी पूरी जो कैटेगरी है आयुर्वेद आहार के नाम से, इसको निकाला क्यों है, इस लिस्ट को आखिर रिलीज क्यों किया गया? तो इसका जवाब यह है कि आज की तारीख में एक कोशिश ये की जा रही है कि आदमी को प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ लेकर जाया जाए। इनफैक्ट आपने कोटेशन भी सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक इंसान बीमार पड़े और उसके बाद में अपना इलाज कराने आए और इलाज कराने में फिर अच्छा खासा खर्चा करे, उससे बेहतर यही है कि उसको प्रिवेंटिव हेल्थ पर डाला जाए। इस तरीके की लाइफस्टाइल और इस तरीके की फूड के प्रति जो है उसको मोटिवेट किया जाए, जिससे उसकी ज़िंदगी में एक प्रिवेंटिव हेल्थ जो है वो आना शुरू हो सके। वो इस तरीके की लाइफस्टाइल जिए कि वो उसकी जो बीमारियां हैं वो उनसे बच के रह सके। जैसे अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं तो उससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है, खाना डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट ठीक रहता है, एक पॉजिटिविटी महसूस होती है, जो आपका पसीना है वो बह जाता है, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन से बचते हैं और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। आपकी ब्रीथिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ती है और अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में वॉक कर रहे हैं जहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी हैं तो उसका भी फायदा मिलता है। तो ये एक तरीके की प्रिवेंटिव हेल्थ की प्रैक्टिस हो गई। सुबह उठ के गर्म पानी पीना और योग करना और वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रिवेंटिव हेल्थ की चीज़ें हो गई। तो ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ का जो एक ट्रेंड आज की तारीख में उठ रहा है या फिर कोशिश भी की जा रही है कि लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ लाइफस्टाइल की तरफ में पुश किया जाए और सस्टेनेबल लिविंग की तरफ में पुश किया जाए, प्रकृति के खिलाफ ना जाके प्रकृति के साथ में एक पीस में रहते हुए उसको एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए इनको तैयार किया जाए, उसमें आयुर्वेदिक आहार जो है वो एक ट्रस्टेड नेशनल चॉइस है। क्योंकि इसमें आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको आप अपनी मॉडर्न डाइटरी हैबिट्स के साथ में मिला रहे हो। आदमी आज की जो जिंदगी है दौड़ भाग की, उसमें जो 10 तरीके की समस्याएं हैं, काफ़ी हद तक उनसे जो बीमारियां होती हैं उससे आपको छुटकारा मिल सकता है अगर आप ये जो आयुर्वेदिक आहार की ट्रेडिशनल नॉलेज है इसका इस्तेमाल अगर आप करते हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको आप उसे मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हो। इंडिया की जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको आप मेन स्ट्रीम में ला रहे हो, जो खाने पीने की हैबिट है उसमें, और इससे एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि फ़ायदा जो है मिलेगा, बड़े लेवल पर लोग जो हैं बीमारियों से बचेंगे या उनको लंबे वक्त तक टालेंगे, उनके मेडिकल बिल्स डाउन आएंगे और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा इंप्रूव होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक आहार जो है उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली लोगों को मेन स्ट्रीम में प्रमोट किया जा रहा है ताकि इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा अडॉप्शन बढ़ाया जा सके। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में हमको यूपीएससी के बारे में बात करनी है। तो समाचार यह है कि यूपीएससी विल नाउ सेंड अलर्ट टू एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस अबाउट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट्स। मतलब ये कि यूपीएससी के अब जो वेरियस रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं उसके बारे में वो जो कंसर्न एजुकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने अलर्ट भेजा करेंगे कि भाई हमने ये फलाना फलाना नोटिफिकेशन निकाला है रिक्रूटमेंट का, तो और आप लोगों के डिपार्टमेंट से या कॉलेज से या फिर आप लोगों के इस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है तो अपने लोगों को बताइएगा ताकि वो इसमें फॉर्म भरें। इसकी वजह यह है ये करने की क्योंकि काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। एक तो यूपीएससी अपने जो है एग्जाम्स कराता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर हो गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम हो गया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। एक तो ये पेपर हैं जो साल में एक बार होते ही होते हैं, एनडीए और सीडीएस 2 बार होते हैं, सीएपीएफ एक बार होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक बार होता है। इसके अलावा भी टाइम टू टाइम ये लोग कुछ रिक्रूटमेंट के जो है एडवर्टीजमेंट निकालते रहते हैं। जो लोग यूपीएससी की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते हैं उन्होंने इस तरीके के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। हर साल जो है इस तरीके के 8 से 10 एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं। जैसे 2025 चल रहा है तो 2025 का रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर 1, 2, 3 ऐसे करते करते मेरे हिसाब से इस साल 13 एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं अभी तक, और मे भी शायद साल खत्म होते होते 18, 19 या 20 तक आ जाए। तो ऐसे बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं जिसमें कई सारी वैकेंसीज होती हैं। किसी डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 7 हैं, इस तरीके से। अब इन वैकेंसीज की फिर शर्तें लिखी होती हैं कि भाई इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है एंड इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस तरह से। अब प्रॉब्लम यह है कि कई सारे लोग जो हैं उनको पता ही नहीं रहता जो उसके लिए एलिजिबल हैं कि इस तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट आया, तो वो लोग फॉर्म ही नहीं भरते। इससे काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज जो है अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, जॉब सीकर्स तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती। दूसरा ये होता है कि कई लोग ऐसे फॉर्म भर देते हैं जो एलिजिबल नहीं है, पूरा उन्होंने फॉर्म वगैरह भरा दिया, उस वक्त गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब इंटरव्यू की स्टेज पे जाके पता चलता है, क्योंकि इसमें जनरली रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट्स में जनरली आपको सीधे सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन
नोटिफिकेशन और सीधे सीधे इंटरव्यू होता है जनरली। कई बार एग्जाम्स भी होता है, बट जनरली इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल आता है। तो अब आप गए इंटरव्यू में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरिफिकेशन हो रहा है, तब पता चला कि आप एलिजिबल ही नहीं हो, या जो रिक्वायरमेंट है आपके वो उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से वो आपके पास है ही नहीं। तो इस दिक्कत से बचने के लिए, और ये जो बार बार समस्या निकल कर आ रही थी, अब यूपीएससी ने डिसाइड किया है कि जो भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंटल आपके रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको, और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उस कंसर्न प्रोफेशन से रिलेटेड, उनको जो है अब इसके नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे, ताकि एलिजिबल लोग जो हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, उनमें अवेयरनेस क्रिएट हो सके, ये वैकेंसीज अनफुलफिल्ड ना जाए, और यूपीएससी को जो भी अपने एलिजिबल या केपेबल कैंडिडेट्स चाहिए अलग अलग अपने रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट की जॉब्स के लिए, उनको मिलते रहे। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ में काम किया जा रहा है, मेरे हिसाब से एक अच्छी पहल है, ऐसा होना चाहिए। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस न्यूज़ में हमको बात करनी है एज ऑफ कंसेंट के बारे में। इनफैक्ट एज ऑफ कंसेंट के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, उसके कुछ एस्पेक्ट्स को हम लोग इस न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा इशू एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है, और हमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस बारे में, इसलिए मैंने इस समाचार को इस सेशन में शामिल किया। तो देखते हैं। न्यूज़ ये है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ऑब्जेक्टेड बिफोर सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रिडक्शन इन एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम 18 to 16। रीजंस: इट विल ओपन फ्लड गेट्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज अंडर द ग्रैप ऑफ एसिड। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एज ऑफ कंसेंट को कम करने का मुकदमा चल रहा है, वहां पर इस बात का विरोध किया है कि ये जो पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 18 साल जो है आपकी उम्र है जिसमें लड़की बालिग होती है और उसकी शादी की जा सकती है, और उसके बाद वो अपनी सहमति से अपना जो भी जीवन साथी चुनना चाहती है उसको चुन सकती है, जिस किसी के साथ में भी रिश्ता बनाना चाहती है बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी है कि ये जो उम्र है 18 साल की, जिसमें ये सब करने की आपके पास परमिशन है, जो कानूनी रूप से आपकी एज ऑफ कंसेंट है, इसको 18 साल से कम करके 16 साल कर दिया जाए। इनका क्या कहना है कि आपकी भी जो एज है वो 18 साल है, कंसेंट की एज ऑफ कंसेंट अभी कानूनी रूप से 18 साल है, इसको कम कर 16 साल कर दिया जाए। अब जब ये पिटीशन लगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने फिर जो भी आपकी कंसर्न पार्टीज हैं उन सबको जो है नोटिस भेजे और उनसे बोला कि भाई आप भी अपनी राय रखिए इस बारे में कि आप क्या सोचते हैं। तो क्योंकि अगर इस तरीके का कोई एज ऑफ कंसेंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई कानून बनता है तो वो केंद्र सरकार को बनाना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार को भी जो है इस पूरे मुकदमे में पार्टी बनाया गया था। अब उन्होंने जो है इसमें अपना पक्ष ये रखा है कि हम इस बात का विरोध करते हैं कि एज ऑफ कंसेंट जो है उसको 18 से घटा के 16 साल किया जाए। अब इसके पीछे लॉजिक उन्होंने ये दिया है कि अगर एज ऑफ कंसेंट को 18 से घटा के 16 साल कर दिया गया तो इसके चलते ट्रैफिकिंग जो है, महिलाओं का जो एक आप कह सकते हैं फ्लैश ट्रेड होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ट्रैफिकिंग का एक फ्लड गेट खुल जाएगा और 10 तरीके के चाइल्ड अब्यूज जो है एसेंट के नाम पे होने लगेंगे। थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर कोई लड़की 18 साल से कम की है तो कानूनी रूप से वो बालिग नहीं है, तो उसकी शादी नहीं की जा सकती। अगर किसी ने 18 साल से कम की लड़की की शादी करी तो वो अपराध कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ में शादी करी तो वो भी अपराध कर रहा है। अच्छा, सपोज कर लेते हैं कि 18 साल से कम की कोई लड़की है, वो किसी व्यक्ति के साथ में इलोप करके कहीं चली जाती है। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, चाहे वो अपनी इच्छा से गई हो, चाहे उसका अपहरण करके उसको लेकर गया। अगर वो अपनी इच्छा से गई है तो इलोप करके चली गई, एंड अगर अपनी मर्जी के खिलाफ गई है तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि वो किडनैप हुई है। और दोनों कंडीशन में उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है। तो एक तो ये हो सकता है अगर वो इलोप करके, यानी कि खुद अपनी मर्जी से गई है, 18 साल से कम है उसकी उम्र, तो क्योंकि वो माइनर है, ऐसी कंडीशन में वो जिस व्यक्ति के साथ में गई है उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का जो है एक्ट लग जाता है। और अगर लेट से वो किडनैप होकर गई, अगर उसको किडनैप किया गया है और वो भी 18 साल से कम है, तो भी जो है उसके ऊपर POCSO यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को का एक्ट जो है वो लग जाता है। अब सरकार का कहना यह है कि अभी तो ये कानून है तो इसके चलते जो है लोगों के मन में डर है। 18 साल से कम की बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनको कोई बहला फुसला के अपने साथ ऐसे लेकर नहीं जाता, या कोशिश करते हैं कि वो बच के रहें इन सारी चीज़ों से। और अभी भी कोशिश ये रहती है कि जैसी लड़की 18 साल की हो जाए उसके बाद में जो है उसकी शादी करा दी या उसको लेकर आप चले गए, क्योंकि तब आपको कानूनी रूप से जो है पॉक्सो एक्ट जो है उससे आप बच जाते हो। तो अभी भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी समस्या है 18 साल की एज, जब आपका एज ऑफ कंसेंट है उसके बाद में भी। 16 साल की जो बच्ची रहेगी वो और 2 साल जो है कम वयस्क है। 16 साल की उम्र में इतनी अकल भी नहीं होती, शारीरिक रूप से जो बदलाव आ रहे होते हैं, जो जज्बात और भावनाएं बनती हैं, उसमें इंसान कभी विवेकपूर्ण फैसले ले नहीं पाता। कई बार अगर किसी को आप मैनिपुलेट करो तो फिर वो मैनिपुलेट भी हो जाता है। तो कोर्ट का वही कहना है कि ऐसे में अगर एक 16 साल की बच्ची, एक षोडशी है, और उसकी किसी से बातचीत शुरू हो गई और उस व्यक्ति ने उसको जो है मैनिपुलेट कर लिया, और मैनिपुलेट कर उसको अगर अपने साथ इलोप करके के लेकर जाने के लिए तैयार कर लिया, और बाद में अगर वो किसी तरीके से जो है इस व्यक्ति के चलते अगर किसी वजह से ट्रैफिकिंग वगैरह में अगर फंस जाती है, तब आप फिर क्या करोगे? ये इशू हो सकता है। दूसरा ये कि अगर किसी बच्ची के साथ में किसी तरीके का कोई आपका चाइल्ड अब्यूज किया जाता है
और अगर सामने वाले ने उसको मैनिपुलेट किया है या फिर ब्लैकमेल किया है या किसी तरीके से जो है डरा धमका के ये बोल दिया है कि तुम भाई ये बोलो कि मैं तुम्हारे साथ अब्यूज नहीं कर रहा था, मगर मैं तुम्हारी इच्छा से सारी चीजें कर रहा था जो भी तुम्हारे साथ हुई है, तो एसेंट के नाम पर फिर बच्चियों का बहुत ज्यादा शोषण बढ़ सकता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हम 18 से 16 साल जो है एसेंट की उम्र नहीं होने देंगे, ऐसा, या फिर हम जो है इस बात का विरोध करते हैं, ऐसा केंद्र सरकार ने जो है अपनी बात रखी है। अब डाटा भी उन्होंने साथ में रखा है कि सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं करी, साथ में कोर्ट में केंद्र सरकार ने कुछ डाटा भी रखा है। वो डाटा हम लोग देखते हैं, ये डाटा हमारे बहुत काम का है। मेंस में अगर इस तरीके का कोई मसला आता है तो उसके ऊपर हम लोग इसको कोट कर सकते हैं। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक स्टडी करवाई थी और उस स्टडी में यह पाया गया था कि 53.22% ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्टेडली फेस्ड वन और मोर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। तो लगभग 53.22% बच्चे, यानी कि 100 में से लगभग 54 के करीब बच्चे जो हैं उनको एक ना किसी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज उनके साथ में होता ही होता है। एंड ये तो वो केसेज जो रिपोर्ट होते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते अगर उसको मिलाया जाए तो शायद ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये जो 54 के करीब बच्चे हैं या 53.22% जो बच्चे हैं, इनमें से भी 50% अब्यूज के केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो अब्यूजर है या तो वो किसी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में है या फिर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में। पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का मतलब यह है कि वो या तो कोई आपका क्लोज रिलेटिव है, कोई आपका रिलेटिव है या कोई पड़ोसी है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, या अथॉरिटी में है। अथॉरिटी में कौन हो सकते हैं? स्कूल में जैसे आपके नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, एनटीएस अपन उसको बोल देते हैं, वो आप नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, या फिर कोई आपका ड्राइवर हो गया लाने ले जाने वाला, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आपके स्कूल के टीचर्स हो गए, या इस तरीके के जो भी आपके दूसरे लोग जो स्कूल में रहते हैं, या फिर अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं वहां पे कोई व्यक्ति हो सकता है पढ़ाने वाला या रिसेप्शनिस्ट या इस तरीके से। तो जनरली ये जो 54% बच्चे या 53.22% बच्चे जो किसी तरीके के सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं आउट ऑफ 100, इसमें से भी 50% केसेस वो हैं जिसमें इनको अब्यूज करने वाला इनकी कोई करीबी व्यक्ति होता है, ट्रस्ट में होता है, अथॉरिटी में होता है। Children are particularly vulnerable when the offender is a known figure and the abuse is either concealed/normalized through manipulation or fear। तो जनरली अब बच्चों के साथ जब इस तरीके से कोई क्लोज ट्रस्ट या अथॉरिटी वाला व्यक्ति इस तरीके की घटिया घृणित हरकतें करता है तो उसके बाद में बच्चे एक तो जो है इसके प्रति बहुत वल्नरेबल होते हैं, कई बार वो खुल के बता नहीं पाते, या फिर पेरेंट्स भी जो है खासतौर पे आपका ऐसे बच्चे जो अपने फैमिली से अगर दूर रह रहे हैं या परिवार बहुत कष्ट में है, माता पिता में से कोई एक जीवित नहीं है, तो उसमें भी जो है ये कोशिश की जाती है कि मैटर को जो है कंसील किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए। जो अब्यूजर होता है वो खुद भी मैनिपुलेट करता है या डराता है, धमकाता है कि बात बाहर नहीं आए, और इस तरीके से बच्चे जो हैं कई बार सालों तक जो है शोषण के शिकार होते रहते हैं और इसका असर जो है उनके तन पर, उनके मन पर, उनके पूरे विकास पर पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक जीवन जिसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं थी वो जीवन जो है समाप्त हो जाता है, या वो जीवन जो जिसमें संभावनाएं थी वो संभावनाएं समाप्त हो जाती है अब्यूज के चलते। इस तरीके से आपकी साइकोलॉजी जो है वो खराब होती है। तो पॉइंट यह है कि ये सारा डाटा देके कोर्ट के सामने सरकार ने इसी बात को रखा है कि अब अगर आपने एज जो है वो 18 से 16 कर दी और किसी तरीके से अगर यहाँ पे जो ये 54% केसेस हो रहे हैं इसमें जो अब्यूजर है वो अगर उसके खिलाफ शिकायत भी होती है बट वो मैनिपुलेट करके या डरा के धमका के अगर 16 साल के 17 साल के बच्चे को या बच्ची को ये बोलता है कि नहीं भाई आप तो ये बोलो कि आपकी कंसेंट थी, आप जो है आपके जो भी हुआ है या उस बच्चे के साथ में वो उसके एसेंट से हुआ है, और वो अगर डर के या किसी वजह से किसी मैनिपुलेशन के चलते अगर वो मान ले कि हाँ ये बात सच है, तो ऐसी कंडीशन में जो अब्यूजर है वो तो फ्री हो जाएगा और पता चला कि आगे और ज्यादा अब्यूज कर सकता है, बच्चे को और ज्यादा हार्म कर सकता है। तो ये सारी चीजों के चलते इनका कहना यह है कि भाई आप जो है कंसेंट की जो एज है वो 18 से घटा के 16 ना करें, और इस तरीके से इन्होंने अपना पक्ष यहाँ पे रखा है। अब ये जो सारा का सारा डाटा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का है, और अगर इस तरीके से कहीं चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर या फिर एज ऑफ कंसेंट के ऊपर कहीं कुछ लिखने के लिए आता है तो मेंस में अब इस डाटा को कोट कर सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ बहुत काम की है, तो अपने को उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम 7 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।